यूरोप की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा देश है स्विट्ज़रलैंड, जिसका नाम लेते ही दिमाग में कई तरह की चीज़ें याद आती हैं, जैसे सुंदर वादियाँ, हरे हरे घास के बड़े बड़े मैदान, बर्फ़ से ढके पहाड़। वहाँ का AQI भी बहुत अच्छा है, तो जो लोग वहाँ से होकर आए हैं वो वहाँ की साफ़ हवा को भी याद कर सकते हैं या करते होंगे। लेकिन स्विट्ज़रलैंड सिर्फ सुंदर पहाड़, नदी और नज़ारों के लिए नहीं जाना जाता है। और भी कई चीज़ें हैं जो उसे ख़ास बनाती हैं। जैसे वहाँ 4 आधिकारिक भाषाएं हैं। इसे चॉकलेट की राजधानी भी कहते हैं, क्योंकि प्रति व्यक्ति चॉकलेट की जो खपत है स्विट्ज़रलैंड में, वो दुनिया में नंबर 1 और नंबर 2 पर रहती है। ये देश किसी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है, किसी से इसका पंगा भी नहीं है। फिर भी यहाँ का सरकारी नियम है कि हर घर में बंकर बनाए जाएंगे। इसलिए बनाए जाते हैं ताकि भविष्य में अगर स्विट्ज़रलैंड पर हमला हो गया तो लोग सुरक्षित रह सकें। यहाँ लोकतंत्र का भी काफ़ी मजबूत प्रभाव है, बहुत मजबूत लोकतंत्र है। यहाँ साल में कई बार रेफरेंडम होते रहते हैं। यहाँ की घड़ियाँ भी पूरे देश में, पूरी दुनिया में खूब पसंद की जाती हैं। रोलेक्स जैसे मशहूर ब्रांड भी स्विट्ज़रलैंड के ही हैं। तो ये स्विट्ज़रलैंड के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट थे जिनकी चर्चा कम होती है। चर्चा ज़्यादा किसकी होती है? यहाँ के स्विस बैंक की, जहाँ दुनिया भर के रईस अपने करोड़ों डॉलर जमा करवाते हैं, क्योंकि इस बैंक में आपको सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों मिलती है। यानी आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और स्विस बैंक या वहाँ की सरकार जो है वो उस बात को सार्वजनिक भी नहीं करेगी कि बैंक में किसका कितना पैसा जमा हुआ है। ऊपर से टैक्स भी यहाँ पर कम ही देना पड़ता है। इसलिए दुनिया भर के रईस यहाँ पैसा भेजते हैं और उसको सही समझते हैं, एक सही स्ट्रैटेजी समझते हैं, क्योंकि उनका फ़ायदा है इसमें। खुद भारत से भी हज़ारों करोड़ हर बरस इस बैंक में जमा किए जाते हैं। इसमें कई बड़े बिजनेस पर्सन्स और बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हैं। पर 27 नवंबर 2025 को यहाँ से एक ऐसी खबर आई है स्विट्ज़रलैंड से, जिसने दुनिया भर के अमीरों की दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। स्विट्ज़रलैंड में प्रस्ताव लाया गया है कि देश के अमीरों पर 50% इनहेरिटेंस टैक्स यानी उत्तराधिकारी टैक्स लगाया जाएगा। यानी अगर आपकी दौलत 100 करोड़ रुपए है मान लीजिए, तो 50 करोड़ आपके टैक्स में चले जाएंगे। अगर आपकी दौलत, आपकी जो संपत्ति है वो 1000 करोड़ है, तो 500 करोड़ तो सिर्फ टैक्स में चले जाएंगे। 30 नवंबर को इस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो वहाँ मौजूद अमीरों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए आज के शो में जानेंगे कि ये जो प्रस्ताव है वो कहता क्या है और क्या इससे विदेश के लोगों का स्विस बैंक में पड़ा पैसा भी आधा हो जाएगा। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले तो इस सवाल को अच्छे से एड्रेस कर लेते हैं कि दुनिया भर से जो लोग स्विस बैंक में अकाउंट खोलते हैं उसकी वजह क्या है। 3 वजह तो हमने आपको शुरू में ही बताई, जैसे सिक्योरिटी, प्राइवेसी और टैक्स की बचत। लेकिन ये तो किसी और देश में भी मिल सकती है। इन 3 वजहों को बैक करती है स्विट्ज़रलैंड की राजनीतिक स्थिरता। आप भले ही दुनिया के कितने भी बड़े बैंक में पैसा जमा करवा लें, लेकिन अगर वहाँ की सरकार ही अस्थिर हो तो आपको पैसों का रिस्क, उस आपके पैसों पर जो रिस्क है वो तो बना ही रहेगा। सोचिए अगर स्विस बैंक अफ्रीका के किसी देश में, वेस्ट अफ्रीका के किसी देश में होता, तो क्या वहाँ लोग पैसा जमा करते, अकाउंट खुलवाते? जवाब है नहीं, क्योंकि वहाँ कभी भी तख्ता पलट हो जाता है। वेस्ट अफ्रीका में कू बेल्ट है, जहाँ के देशों में लगातार तख्ता पलट की खबरें आती ही रहती हैं। सरकारें वहाँ बदलती रहती हैं, निज़ाम बदलता है तो नियम कायदे भी बदल जाते हैं, टैक्स के नियम भी बदल जाते हैं। अब स्विट्ज़रलैंड ना ही नेटो का और ना ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, इसलिए वो बाहरी शक्तियों के प्रभाव से भी काफ़ी हद तक बचा हुआ है। इसलिए यहाँ राजनीतिक स्थिरता रहती है। एक और सवाल को एड्रेस करना ज़रूरी है कि यहाँ गोपनीयता कैसी रखी जाती है। जैसा हमने बताया कि इस बैंक में किसका कितना पैसा है, ये बात किसी को पता नहीं रहती। यहाँ तक कि खुद बैंक के कर्मचारी को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। इसके लिए आपको यहाँ एक नंबर्ड अकाउंट खुलवाना होता है, अलग तरह का अकाउंट होता है ये। अब ये क्या भला है, ये समझने के लिए आपको यहाँ अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस है वो एकदम ब्रीफ में हम आपको बता देते हैं। 18 साल या उससे ज़्यादा की उम्र का कोई शख्स स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए ईमेल या वेबसाइट से रिक्वेस्ट करने पर आपको एक बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव अलॉट कर दिया जाएगा। वो आपको पूरी प्रक्रिया के लिए गाइड करेगा। आपको अपने वैलिड पासपोर्ट की अटेस्टेड कॉपी वहाँ देनी होती है, जमा करनी होती है। इनकम कहाँ से हो रही है इसकी जानकारी, यानी नौकरी कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, उसके सब डॉक्यूमेंट, दस्तावेज आपको देने होते हैं।
फिर आपके पते पर वेरिफिकेशन आता है, इसके लिए बैंक या लिखे गए पते पर पोस्ट भेजता है जिसमें एक कन्फर्मेशन कोड होता है। इस तरह से आप स्विस बैंक में साधारण अकाउंट, आम जो अकाउंट होता है वो खुलवा सकते हैं। पर नंबर्ड अकाउंट में ये प्रक्रिया थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले बैंक आपकी वेल्थ कैटेगरी चेक करता है। इसके लिए आपकी नेटवर्थ अच्छी खासी होनी चाहिए। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा अलग अलग बताया गया है। फिर ये नंबर्ड अकाउंट ऐसे आसानी से ऑनलाइन भी नहीं खुलता है। आपको इसके लिए स्विट्ज़रलैंड ही जाना होगा और हाई लेवल की मीटिंग करनी होगी उनके बड़े बैंक मैनेजर्स के साथ। फिर बैंक अपनी तरफ से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करेगा कि कहीं आप किसी केस में, किसी स्कैंडल में, किसी पॉलिटिकल प्रॉब्लम में तो नहीं है, आपकी कमाई असली है या नहीं है, आप पर किसी देश ने सैंक्शंस तो नहीं लगाए, प्रतिबंध तो नहीं लगाए हैं। ये सब चेक करने के बाद ही आपको 4 डिजिट का नंबर और आपके नाम के आगे एक मनचाहा नाम अलॉट कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक्स नाम के कोई व्यक्ति हैं जो आप अकाउंट खुलवाने गए हैं, तो उन्हें बैंक फ़र्ज़ कीजिए 3281 3281 नंबर दे देता है। उसके आगे आप कुछ भी एक नाम लगवा सकते हैं, मान लीजिए बिल्लू, टिल्लू या आयरन मैन, कुछ भी इस टाइप का आप नाम लगवा सकते हैं। फिर आपको वही गोपनीय नाम मिल जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने टिल्लू नाम चुना है, तो बैंक में आपको मिस्टर टिल्लू के नाम से ही फिर आगे जाना जाएगा। ये वाला जो अकाउंट है वो खुलवाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इस प्रक्रिया को पूरा करके सैकड़ों हज़ारों लोग दुनिया भर से स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। दुनिया के कुछ अमीर ऐसे भी हैं जो यहाँ आकर बस भी जाते हैं या संपत्तियाँ खरीदते हैं, फिर दुनिया भर में अपने बिजनेस चलाते हैं। अब आते हैं उस बिंदु पर जहाँ से हमने इस कहानी की शुरुआत की थी कि ऐसा कौन सा प्रस्ताव लाया गया है जिसने अमीरों के पैसों पर ख़तरा बढ़ा दिया, उनके पैसों पर ख़तरा मंडराने लगा है। स्विट्ज़रलैंड में एक राजनीतिक पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। उसकी युवा शाखा है यूनेसे सोशलिस्ट, एक वामपंथी संगठन ही है। तो उसने संसद में एक प्रस्ताव भेजा है जो कहता है कि अगर किसी के पास 50 मिलियन स्विस फ्रैंक यानी भारतीय रुपए में करीब 500 करोड़, 550 करोड़ करीब की रकम होती है, अगर इतना पैसा है तो उन लोगों को इनहेरिएंट टैक्स यानी उत्तराधिकारी टैक्स देना होगा। अब ये कितने फीसदी टैक्स देना होगा? पूरे 50%। अब ये इनहेरिटेंस टैक्स होता क्या है, पहले ये समझिए। हिंदी में कहें तो उत्तराधिकारी टैक्स। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पास जो भी संपत्ति होती है, जैसे बैंक बैलेंस, शेयर, ज़मीन जायदाद, घर, सोना, बिजनेस, वो उसके उत्तराधिकारियों को चला जाता है, उसको मिल जाता है। जब ये संपत्ति ट्रांसफ़र होती है तो सरकार एक टैक्स ले सकती है, अगर ये वाला नियम है आपके देश में तो इसी ही इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं। ये टैक्स किससे लिया जाता है? 2 तरीक़ों से लिया जाता है। पहला, जिस व्यक्ति को संपत्ति मिल रही है, जिसको ट्रांसफ़र की जा रही है, वही ये टैक्स भरता है। दूसरा, जो मृत व्यक्ति है उसकी कुल संपत्ति पर टैक्स लगा दिया जाता है एक बार में, और वो वसूल लिया जाता है। और ये टैक्स लगाया क्यों जाता है? ताकि एक ही परिवार में बहुत ज़्यादा संपत्ति पीढ़ियों तक जमा ना हो पाए। सरकार को फिर इससे एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाती है अगर टैक्स लगेगा इस तरीके का तो। और अगर सरकार की एक्स्ट्रा इनकम होगी तो इस इनकम से वेलफेयर स्कीम पर काम हो सकेंगे, समाज में आर्थिक असमानता कम होगी, अरबपति परिवारों में जो पीढ़ी दर पीढ़ी दौलत है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो युवा शाखा है, जैसा हमने बताया, यूनेसे सोशलिस्ट, ये वाला प्रस्ताव लेकर आई है। ये एक वामपंथी संगठन है और उनकी मांग यही है कि इस टैक्स से जो पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से लड़ने में किया जाना चाहिए। संगठन का कहना है कि क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज़्यादा अमीर ही जिम्मेदार होते हैं, लेकिन उसकी सबसे कम कीमत वही चुकाते हैं। इसलिए अब उन पर अधिक टैक्स लगाओ, ज़्यादा टैक्स लगाओ और उन पैसों का इस्तेमाल पर्यावरण की रक्षा के लिए किया जाए, उसके लिए नीतियाँ बनाई जाए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी की युवा शाखा की मांग पर वहाँ रेफरेंडम कैसे होने जा रहा है, ये इतनी बड़ी न्यूज़ कैसे बन गई, इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया? इसका जवाब छिपा है स्विट्ज़रलैंड के पॉलिटिकल सिस्टम में। यहाँ किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं होती, न ही गठबंधन वाली सरकार चलती है, कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति भी नहीं होता है, बल्कि 7 लोगों की एक टीम इसे लीड करती है पूरे देश को। और ये 7 लोग मिलकर स्विट्ज़रलैंड की, इसको आप केंद्र सरकार कह सकते हैं, वो बनाते हैं। हर मंत्री बराबर ताकत वाला होता है, जो 60 लोग होते हैं उन सब में सब मिलकर फैसले लेते हैं। उसमें जो प्रेसिडेंट जो बना दिया जाता है उसमें भी कोई एक ही चुना जाता है।
फिर वो 1 साल के लिए सेरेमोनियल होता है और इस मॉडल को कहते हैं कलेक्टिव लीडरशिप। स्विट्ज़रलैंड में सरकार एक गठबंधन की नहीं होती, ऐसा हम बता रहे हैं बार बार, बल्कि यहाँ स्थायी पावर शेयरिंग सिस्टम है। 4 पार्टियों के 7 प्रतिनिधियों में से ये बदलाव होता रहता है, 4 फिक्स पार्टियाँ हैं और इस तरह से कोई पार्टी सरकार पर या देश पर हावी नहीं हो पाती है। यहाँ जनता का प्रत्यक्ष शासन चलता है। अगर जनता चाहे तो कोई कानून बनवा सकती है, उसे रद्द कर सकती है। इसके लिए जनता के किसी एक गुट को कम से कम 1 लाख सिग्नेचर दस्तखत की ज़रूरत होती है, वो ला लिए और फिर इसे आगे के चरणों के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन इसके लिए पहले जनता में ही आपसी सहमति बननी ज़रूरी होती है। अगर जनता का एक बड़ा हिस्सा इस किसी लाए गए प्रस्ताव के खिलाफ ही वोट कर दे तो प्रस्ताव पहले ही फेल हो सकता है। जैसा ये जो प्रस्ताव आया है अभी अमीरों पर टैक्स लगाने वाले, उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि जनता का जो एक बड़ा धड़ा है वो इसे समर्थन नहीं देने वाला है। हम आगे इसका जिक्र करेंगे। टमीडिया नाम का स्विट्ज़रलैंड का एक मीडिया हाउस है, उसने इस प्रस्ताव पर एक सर्वे किया है। 75% वहाँ के लोगों का मानना है कि अमीरों पर इतना ज़्यादा टैक्स लगाने का ये जो प्लान है वो सही नहीं है। यानी बड़ी संख्या में लोग इस प्रस्ताव के खिलाफ ही वोट डालने वाले हैं। यूरोप के दूसरे मीडिया हाउसेस में भी इस प्रस्ताव के सफल होने के जो चांस हैं बहुत कम बताए जा रहे हैं। लेकिन इस तरह के प्रस्ताव से अमीरों के मन में एक शंका तो पैदा हो ही गई होगी। यूरो न्यूज़ ने स्विस इकॉनमी इंस्टीट्यूट की जो वरिष्ठ शोधकर्ता हैं, रिसर्चर हैं, इसाबेल मार्टिनेज, उनके हवाले से यही बात लिखी है। इसाबेल ने यूरो न्यूज़ में कहा है कि इस तरह के प्रस्ताव की खबर सुनने के बाद कुछ अमीर लोगों ने स्विट्ज़रलैंड आने का जो प्लान था वो स्थगित कर दिया, वो नहीं आ रहे हैं। 2015 में भी इसी तरह का एक प्रस्ताव लाया गया था अमीरों पर टैक्स लगाने वाला। उसमें 20% संपत्ति कर लगाने की बात, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात हुई थी, लेकिन वो भी बुरी तरह से फेल हो गया था 2015 में, क्योंकि उस समय भी वहाँ की जनता का ऐसा ही मानना था कि अगर अमीरों पर इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो वहाँ के लोकल जो बिजनेसेस हैं वो प्रभावित होंगे और उससे देश के लोगों की ही नौकरियां जानी हैं। इसलिए जानकार मान रहे हैं कि इस बार भी ये जो प्रस्ताव आया है वो बुरी तरह फेल होगा और सर्विस भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं कि ये प्रस्ताव अगर पास हो गया तो क्या विदेशी लोगों का जो पैसा है स्विस बैंक में जो जमा है उस पर क्या असर पड़ेगा? जवाब इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी जो बात चल रही है वो इनहेरिटेंस टैक्स की, उत्तराधिकारी टैक्स की हो रही है। विदेशियों का पैसा जो वहाँ स्विस बैंक में जमा है उस पर इस प्रस्ताव का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जाते जाते एक अपडेट लेते जाइए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिनों की यात्रा के लिए भारत पर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्रालय ने इसका कंफर्मेशन दिया है। जब पुतिन आएंगे तो उस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा होने वाली है। इससे पहले पुतिन और मोदी हाल में हुए SCO समिट में मिले थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि दोनों देशों के बीच कुछ और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बात हो सकती है। भारत S-400 एयर सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है लंबे समय से। आपको ये भी बता दें कि ये जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी असरदार साबित हुआ था। 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति पुतिन की जो मुलाकात होगी वो इस पर चर्चा हो सकती है कि हम और S-400 खरीदें। पुतिन की आगामी भारत यात्रा में कच्चे तेल का व्यापार एक अहम मुद्दा भी हो सकता है और रूस भारत को तेल खरीदने पर छूट जारी करने की पेशकश भी कर सकता है, ऐसा जानकार संभावना जता रहे हैं। आज का राजदूत यहीं समाप्त होता है। इन खबरों के साथ मैं विदा लेता हूँ। ये शो रिकॉर्ड किया था आपके लिए हमारे साथी इरशाद ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।